नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद और आप सभी को वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि टॉपिक है आपका, और इसी के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स वो पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे कि आज का जो टॉपिक है उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षण की क्रियाएं। अगर हम बात करते हैं टीचिंग करने की तो उसका क्या ऑपरेशन होता है, किस प्रकार से टीचिंग करना होता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। एक टीचर क्लास में जाने से पहले किस प्रकार का प्रिपरेशन करता है, क्लास में किस प्रकार का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्लास के एंड होने तक जो टीचर किस प्रकार का प्रोसेस को अपनाना चाहिए, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर वाले टीचिंग की बात कर रहे हैं, कहीं बीएड कर रहे होंगे, तो ये जो पेपर है इस पेपर में आपको ये सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से कहीं पर भी टीचिंग कर सकते हैं और सीखने या सिखाने के जो तरीके होते हैं वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हम डिस्कस कर चुके हैं शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण की क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या इसके फेजेस हैं, इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। शिक्षण के जो चर की बात करते हैं वो चर के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी अवस्थाएँ, इसकी क्रियाएँ, ये आपका डिस्कशन हो चुका है। साथ में बात करते हैं अधिगम का जो अर्थ, प्रकृति, इस तरह के विभिन्न तरह के टॉपिक आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कवर किए हुए हैं कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, चर के शिक्षण के चर क्या होते हैं, है ना, शिक्षण में मानसिक क्रियाएं किस प्रकार से होती है। तो ये सारे टॉपिक हम लोग सारे कंटिन्यूअस एक सिस्टम से कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आपका सारा वीडियो जो है एक सिस्टम में, या बोल सकते हैं एक सीक्वेंस में सारा आपका अपलोड हो रहा है। तो आपको कहीं पर भी टीचिंग एंड लर्निंग से संबंधित जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको सारा टॉपिक एक दूसरे से काफ़ी कंसल्ट में है। काफ़ी ज़्यादा कंसल्ट होने के साथ में क्या होता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको काफ़ी ईजी वे में सारे टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सारे वीडियो आपका अपलोड है, इस चैनल में जाइएगा, वहाँ विजिट कीजिएगा तो सारा वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके इसको स्कैन कीजिएगा तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है एजुकेशन नॉलेज RP जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिससे वीडियो के संबंधित विभिन्न तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आपको मिल पाएगा। बहुत सारे क्विज भी करवाते हैं, आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाते हैं, तो वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ये आप टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि टीचिंग की बात की जाती है उसमें किस प्रकार का ऑपरेशन होता है, उसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती है, इसके बारे में जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियोस आप कैसा लग रहा है, आपको सारी बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि और कहीं ऐसा टॉपिक हो जिसमें कि आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसको हम फिर से एक नई वीडियो में ला सकें। बात करते हैं शिक्षण की क्रिया, ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का मतलब समझ में आ गया था हम लोग को, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शिक्षण क्या होता है, ठीक है। अब शिक्षण की बात की जाती है तो शिक्षण में हम लोग जो भी चीज़ करते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है, उसमें किस प्रकार के ऑपरेशन लगते हैं, उसमें किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन ऑफ टीचिंग की बात की जा रही है, जिसमें कि आप यहाँ A, B और C, है ना, 3 पार्ट देखेंगे। इससे पहले वीडियो में ये डिस्कस किए हुए थे कि इसके जितने भी अवस्था होती है, तो इसके कितने अवस्था होते हैं, 3 अवस्था होते हैं, है ना, कि पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं होती है पहला। दूसरा क्या होता है आपका अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं होती है, और तीसरा क्या होता है आपका उत्तर क्रिया अवस्थाओं में कार्य क्रियाएं। तो ये 3 अवस्थाएं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और उसी से आज काफ़ी डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाला है कि इसमें ऑपरेशन किस प्रकार से लगाना है ना, इसमें किस प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट आपका आता है ए, है ना। ए में क्या हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि अगर बात करते हैं किसी भी प्री एक्टिव स्टेज का, तो प्री एक्टिव स्टेज में टीचिंग ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, तो प्री एक्टिव स्टेज में जब टीचर किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं तो उससे संबंधित विभिन्न तरह का उसका ऑब्जेक्टिव होता है, किस प्रकार से पढ़ाना है, वो कोई प्लानिंग करना होता है। और साथ में जब क्लास में जाना है उससे पहले किस किस चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है, उन सभी का तैयारी
होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, तो इसके अंतर्गत सबसे पहली बात यह होती है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य का निर्माण करना होता है और उसका निर्धारण भी करना होता है। इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है इसको हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप दिया हुआ है इस डायग्राम को समझते हुए आप इसको समझ सकते हैं सिंपल वे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से आती है ना। तो उद्देश्य का निर्माण करना होता है और उसका निर्धारण भी करना होता है। पाठ्य वस्तु का चुनाव करना होता है कि आपको किस टॉपिक को पढ़ाना है ना, उसका सिलेक्शन करना होता है। शिक्षण शैली किस प्रकार से होनी चाहिए, तत्वों की व्यवस्था संबंधी जो कार्य होते हैं वो सारे किस प्रकार से करना है। जैसे कि आप मेथड्स का यूज़ करते हैं, आप बहुत सारे स्किल्स का यूज़ करते हैं, आप उस जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाने का एक शैली मतलब एक स्टेप तैयार करते हैं कि कौन सा टॉपिक में सब टॉपिक कौन सा होगा, उसका स्टेप किस प्रकार से बच्चे को समझाया जा सके, उसका एक शिक्षण शैली का भी आप उसको तैयार करते हैं। और साथ में क्या होता है कि शिक्षण में व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय लेना होता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं कुछ स्पेशल जो है स्ट्रेटजी तैयार करना होता है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि शिक्षण का कुछ खास पॉइंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बच्चे को समझने में दिक्कत होता है। तो उसमें अब टीचर ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी यूज करे, है ना, ऐसा कौन सा वहाँ पे मेथड्स यूज करे, ऐसा कौन सा स्किल यूज करे जिससे कि उस टॉपिक का उस खास चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, उसको आसानी से बच्चे को समझाया जा सके। इससे संबंधित भी क्या होती है बातें होती है। तो ये सारी चीज़ें कब होती है, ये सारी चीज़ें होती है क्लास जाने से पहले। जब टीचर क्या होते हैं घर में होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं एक लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो लेसन प्लान तैयार करने के अंतर्गत वो टॉपिक का उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सिलेक्शन, उसके पढ़ाने का जो शैली और उससे संबंधित किस प्रकार के स्ट्रेटजी का यूज करना है उस सभी के बारे में टीचर पहले से तैयार होता है। ठीक है, तो पहली बात हुई। दूसरी बात क्या होती है कि अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। तो अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया कहने का मतलब ये हुआ कि टीचर जब क्लास में चले जाते हैं, तो जब टीचर क्लास में चले जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार की एक्टिविटी करना होता है, वहाँ पे किन किन चीज़ों को करना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात ये होती है कि जब टीचर क्लास में जाता है तो उसका कक्षा का जो आकार अनुभूति करता है, अर्थात ये है कि हमारा जो क्लास है, क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, किस प्रकार से बैठे हुए हैं, सारे एक सिस्टम से बैठे हुए नहीं बैठे हुए हैं, हम जो बोलने के लिए जा रहे हैं वो बातें सुनने के लिए तैयार है या नहीं है, उन सभी के बारे में क्या होती है पहले जो होता है वो क्लास में देखने को मिलती है। साथ में क्या होता है छात्रों का निदान। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं किसी खास टॉपिक को जब पढ़ाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बच्चे को समझने में दिक्कत होता है, तो उसका आप निदान किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। बात में ये भी हो रही है कि जो क्रिया अथवा उपलब्धि या फिर बोल सकते हैं निष्पत्ति कार्य, मतलब उसका अचीवमेंट की बात करें या फिर बात करते हैं एक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं कि जो बच्चे को बताया जा रहा है, बच्चे को जो समझाया जा रहा है वो बच्चे कितना सीखा, है ना, इसके बारे में भी क्या होता है टीचर को उसके मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। साथ में क्या होता है कि जो भी हम अचीवमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें किस प्रकार से, दोनों पॉइंट आपका सेम है। तो यहाँ पर आपका 3 पॉइंट है, यहाँ पर आपका 3 पॉइंट है। जैसे क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद वहाँ का क्लास का जो अरेंजमेंट है उसको देखें, बच्चे को जो समस्या हो रही है टॉपिक से संबंधित उसका समाधान किए, और बच्चे को जो भी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे उस क्लास में जो चीज़ पढ़ाया गया उसमें क्या चीज़ सीखा, है ना, इसके बारे में बातें होती है। तो ये हुआ क्लास के अंदर की बातें। ठीक है, जब टीचर क्लास में चला गया तब अब लास्ट पॉइंट आता है क्या, उत्तर क्रिया अवस्था में कार्य क्रियाएं। तो उत्तर क्रिया अवस्था में कार्य क्रिया का मतलब ये हुआ कि हम अगर बात करते हैं जब बच्चे सबको सारा चीज़ पढ़ा दिया जाता है, तो बच्चे को जब सारी चीज़ पढ़ा देना होता है उसके बाद क्या होता है उसका मूल्यांकन करना होता है, उसका एवेल्यूएशन करना होता है। तो एवेल्यूएशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी चर्चा होती है। जैसे कि बात करते हैं कि शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा, अर्थात ये है कि मैंने जो चीज़ को पढ़ाया, मैंने जो चीज़ को बच्चे को सिखाया, सिखाने के बाद वो सारे चीज़ों को बच्चे ऑब्जर्व करके अपने बिहेवियर में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, उस चीज़ को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, इसके बारे में बात होती है। बात ये भी होती है कि हम किस प्रकार से डिवाइस या ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करें, है ना, जो हम सही तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकें, इसके बारे में भी बातें होती है। और साथ में क्या होता है कि किस प्रकार से जो उसका परिणाम है ना, उस परिणाम से जो शिक्षण नीतियाँ हैं उसमें किस प्रकार का परिवर्तन लाया जा सकता है, इसके बारे में जो है टीचर क्लास में करता है। तो क्लास के बाहर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका पॉइंट ए जो है वो देखने को मिलता है, बाकी आपका बी और सी
क्लास के अंदर ही होता है। और ये पॉइंट कब होता है, ये इसकी बात कब होती है, जब क्लास आपका एंड हो जाता है, लास्ट में आपका 5 मिनट है ना, या फिर 7 मिनट जब लास्ट में बचता है ना, तो उस समय क्या होते हैं कि ये सारे प्रोसेस को करना होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्रिया है, ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेशन है कि क्लास में जाने से पहले क्लास में किस प्रकार की क्रियाएं होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, है ना, कि इसी जानना कि हम किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्टिव को तैयार करते हैं, किस प्रकार से किसी भी टेक्निक का यूज़ करते हैं, किस प्रकार से एक लेसन प्लान के अंतर्गत आपका जो पेपर है उसको प्रेजेंट करना होता है, इसमें किस प्रकार के मेथड्स, किस प्रकार के स्किल को यूज करना होता है। इसका सारे का प्लानिंग आप पहले से करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लेसन प्लान। आपको भी टीचर जब क्लास में जाता है तो उससे पहले एक बनाता है लेसन प्लान, वही आपको बताता है कि आपको उस क्लास में ये सारे प्रोसेस के बेस पर इस तरह के सिस्टम से या फिर ये जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के तहत आपको पढ़ाना होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। और सारे जितने भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना, सारे पॉइंट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको जो कॉन्सेप्ट हो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो सके। यहाँ सिंपल सा आपको एक पॉइंट ये बताया गया है कि उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण की बात होती है। तो किस प्रकार से उद्देश्य का निर्माण होता है और किस प्रकार से उसका निर्धारण होता है, इसके बारे में समझेंगे। जब बात करते हैं किसी भी पाठ्य वस्तु का चुनाव करने का, सिलेक्शन करने का, वो सिलेक्शन किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं, सारे पॉइंट को काफ़ी डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 वीडियो में इसको कवर करने वाले हैं। एक वीडियो में आपका कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम इसमें लगने वाला है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 2 वीडियो हम लोग 2 पार्ट में इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं पहला पॉइंट की बात करते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगा, जैसे हम बात करते हैं अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण, किस प्रकार से आप स्टिमुलस का प्रेजेंटेशन करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे आप उद्दीपन मतलब क्या होता है कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर रुचि पैदा करना, है ना, उसके बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा करना, जो भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो वो सारे क्या उद्दीपन के अंतर्गत आता है कि टीचर ऐसा क्या क्या स्किल का यूज करे, है ना, कि बच्चे उस टॉपिक के प्रति उसका इंटरेस्ट बना हुआ रहे। तो ये बात कहा गया है कि अगर हम उद्दीपन का प्रयोग करते हैं तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, उसका सिलेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए। उसकी बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार के स्ट्रेटजी को हम डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में बात होती है। और साथ में बात होती है फीडबैक का, है ना, रीइंफोर्समेंट की बात होती है, पुनर्बलन की बात होती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपका अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती है। सारे पॉइंट हम लोग एक एक करके डील करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सारा का सारा पॉइंट आपको काफ़ी डिटेल से क्लियर हो सकेगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है ना। तब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रिया है। मतलब ये सारे पॉइंट किस में आपका आ रहा है, आपका इस पॉइंट में आ रहा है जिसमें कि अचीवमेंट एंड एक्शन ऑपरेशन की बात कही जा रही है। ये आपको कितना है, पॉइंट बी की बात हो रही है। तब पॉइंट बी का ही पार्ट आपको ये सारे देखने को मिलेगा। जब टीचर क्लास में जाते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह के एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह का क्रियाएँ करती हैं, तो वो क्रियाओं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो टीचर वहाँ पे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। अब आते हैं पॉइंट में। पहला पॉइंट बात किए थे हम लोग कि पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएँ। तो पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएँ करना मतलब क्या था कि क्लास में जाने से पहले टीचर हर एक चीज़ का प्लानिंग करेगा। तो पहला प्लानिंग क्या होना चाहिए कि जो भी टॉपिक की बात की जा रही है तो उद्देश्यों का निर्माण करना और उसका निर्धारण करने की बात होती है कि किस प्रकार से हम किसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव का एक गोल बना सकते हैं, है ना, और उसका पर्पस क्या होना चाहिए, क्यों बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उन सभी के बारे में निर्धारण किया जाता है। तो सारे पॉइंट को हम एक एक तरह समझने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या है कि शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व अपने पाठन के उद्देश्य निर्धारित करता है। एक सिंपल सी बात कही गई है जो हम लोग डिस्कस किए, वह उद्देश्यों को व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में परिभाषित करता है। अर्थात ये है कि जो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हम लोग जो उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से व्यवहार में ला सके। बच्चे जब वो सारी चीज़ों को सीखेगा तो सीखने के बाद वो किस प्रकार से अपने बिहेवियर में शामिल करेगा। सपोज दैट कोई बच्चे को अगर हम बता रहे हैं, ट्रायंगल्स की बात की जा रही है, तो बच्चे को सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ट्रायंगल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है। उसके बाद
जब वो सारी चीज़ों को सीख लेता है तो उसके बाद वो सारी चीज़ों को सीखने के बाद अपने व्यवहार में लाएगा और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसको इस्तेमाल अपने लाइफ में भी वो करने चालू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं पूर्व व्यवहार अथवा अनुभव की बात करते हैं। कक्षा स्तर, आयु, मानसिक योग्यताओं आदि के आधार पर वह अपने उद्देश्य बनाता है। ठीक है, तब जब बच्चे को बच्चे को जो भी टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले वो जज करना होता है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे कहाँ तक सीखे हुए हैं, है ना। तब बच्चे का जो लेवल पहले पता करना होता है कि जिस टॉपिक को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं बच्चे इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। जब उस सारी चीज़ों को आप पहले से उसका प्रीवियस नॉलेज लेंगे और साथ में उसका जो प्रीवियस बिहेवियर है, पूर्व उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, उसमें कितना वो अनुभव किया हुआ है। ठीक है, अपने एज की बात करते हैं, अपने मानसिक योग्यताओं के आधार पे सब चीज़ें वो सब कितना सीखा हुआ है, तो उसका जो निर्धारण होता है, उसका जो उद्देश्य निर्धारण होता है इन सभी चीज़ों को देखने के साथ ही होता है। मतलब ये सारी चीज़ आपको पहले से पता है, तब उसका हम उद्देश्य की बात करते हैं, उसको निर्धारण करने की बात करते हैं। साथ में क्या होता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 कि पाठ वस्तु का चुनाव, तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात है, जब उद्देश्य निर्धारण की बात हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि उद्देश्य के अनुसार पाठ्य सामग्री या फिर पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं। अर्थात यह है कि हम जो टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक में किस प्रकार का टीचिंग ऐड का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से उसका मॉडल बनाना है, किस प्रकार से उसका चार्ट पेपर बनाना है, किस प्रकार से उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। टॉपिक को किस प्रकार से प्रेजेंट करें जिससे बच्चे कम से कम समय में और काफ़ी इजी वे में उस चैप्टर को पढ़ ले और आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको पूरा किया जा सके, इसके बारे में बात होती है। साथ में क्या बात होती है कि पाठ्य वस्तु के चुनाव के समय पाठ्य वस्तु की प्रकृति, उसके स्तर, उसके स्वरूप, उसकी भाषा, उसके प्रतीक के साथ साथ छात्रों के स्तर, आयु आदि का भी ध्यान रखा जाता है। अर्थात ये हुआ कि जो भी टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का अपना नेचर होगा, उसका अपना लेवल होगा, उसका अपना कुछ स्वरूप होगा, है ना, उसकी अपनी भाषाएं होंगी, उसके अपने सिंबल्स होंगे। तो बच्चे का लेवल और पाठ्य वस्तु का जो लेवल है दोनों को मैच करना होता है। जैसे कि प्रीवियस नॉलेज के बेस पे क्या पता करते हैं कि उस टॉपिक में बच्चे को कितना समझ में आया, जितना भी उसको समझ में आया उसके बाद उस टॉपिक में और क्या क्या हम बता सकते हैं, इसके बारे में बात होती है। तो वही बात कहा गया है कि जो भी टॉपिक का आप चुनाव करते हैं उस चुनाव में पाठ्य वस्तु का जो अपना नेचर होता है, उसका लेवल होता है, उसका जो स्वरूप होता है, उसकी अपनी जो भाषा, अपनी लैंग्वेज जो होते हैं, उसके सिंबल्स की बात करते हैं, है ना, वो किस प्रकार से बच्चे कितना जानता है। जितना जानता है उसके बाद हम उसमें कुछ और भी बता सकते हैं, इसके बारे में टीचर पहले से तैयारी करता है। अब बात करते हैं इसी में कि जो शिक्षक होते हैं वो चिंतन करता है कि उसे कौन सा पाठ पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, छात्रों का पूर्व ज्ञान किस प्रकार का है तथा किस स्तर पर प्रेरणा प्रदान करनी है तथा किस प्रकार से उसका मूल्यांकन करना होगा। अर्थात ये हुआ कि हम जब भी कोई टीचर किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये जज करना होता है कि इस टॉपिक को जो पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना होता है। पहली बात ये होती है कि इसको किस प्रकार से प्रेजेंट करें, है ना। साथ में क्या होता है, क्यों पढ़ाना है, ऐसा क्या चीज़ है जो टॉपिक में जो बच्चे को सिखाना होता है। साथ में क्या है कि जो टॉपिक को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसका प्रीवियस नॉलेज किस प्रकार से बच्चे के साथ में कंसल्ट कर सकते हैं। आप करते हैं ना प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या है कि किस प्रकार से अपने टॉपिक को पूर्व नॉलेज के टॉपिक से रिलेट कर सके, है ना। ये प्रस्तावना प्रश्न होता है जो आप क्लास स्टार्ट करने से 5 मिनट पहले करते हैं। तो वही बात कहा गया है कि जो भी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न को तैयार करें, जिससे कि उसमें विशेष रूप से देखना होता है कि कौन सा टॉपिक को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और उसका लेवल क्या है, उसके लिए हम किस प्रकार से उसका प्रिपरेशन करें और साथ में उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। इन सभी का प्लानिंग टीचर जो है क्लास में जाने से पहले करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, तो शिक्षण शैली तथा तत्वों की अवस्था संबंधी कार्य। तो यहाँ पे बात की जा रही है किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट करना, पहली बात। दूसरी बात, टीचिंग का जो स्टाइल है, टीचिंग करने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसका जो क्या शैली है ना, इसके बारे में बात हो रही है। तब ठीक है, ये बात हो रही है
क्लास में जाने से पहले की बात हो रही है। मतलब ये हुआ टीचर जो है पहले से प्लानिंग करेगा कि वहाँ जाने के बाद हम कोई भी टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, उसका एक अरेंजमेंट करेगा। साथ में क्या करेगा, उसको किस प्रकार से कौन से शैली है उसका यूज करने से हम बच्चे को अच्छी तरह से समझा सकें, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट की बात करते हैं कि पाठ्य वस्तु के चुनाव के पश्चात शिक्षक इस बात का चिंतन करता है कि वह चयन की गई पाठ्य पुस्तक को कैसे और किस शैली से पढ़ाए। इसके लिए वह पाठ्य के विभिन्न बिंदुओं को मनोवैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध करता है, जिससे क्या होता है कि छात्र अधिक सरलता से सीख सके, है ना, उसे सीख सके। यही बात होती है कि हम जो भी चीज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो किस प्रकार से होना चाहिए। पहली बात होती है कि टॉपिक का शुरुआत कैसे करना है, टॉपिक में जो फर्स्ट पॉइंट है वो किस प्रकार से उसको लेना है, साथ उसका एग्जाम्पल किस प्रकार से लेना है, उसका सेकेंड पार्ट किस प्रकार से रिलेट करना है, जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात होती है ना, कुछ और भी उसके ऑब्जेक्टिव या इंपॉर्टेंस की बात होती है, साथ में उसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका टॉपिक है उसमें किस प्रकार से दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में बात होती है। तो जो भी यहाँ बातें हो रही है उसमें कॉमन चीज़ ये होती है कि मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए और तर्कपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही सारा चीज़ को बोल रहा है और स्टूडेंट खाली इसको सुन रहा है। इससे क्या होगा, टीचर जो भी वो चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें जो बच्चे हैं वो सिर्फ सुनेंगे, उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे, अपने लाइफ में उसको उतार नहीं पाएंगे, जिस कारण से उसके बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आया? तो सारी चीज़ें क्या है, आपको एक सिस्टम से करना होगा। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है कि शिक्षण की वयु रचनाओं के संबंध में निर्णय, अर्थात ये है कि जो भी हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं शिक्षण में, वो किस प्रकार से उसका डिसीजन लेना है, उसको किस प्रकार से बनाना है, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे पहला पॉइंट क्या आता है कि इस क्रिया में शिक्षक जो होते हैं छात्रों की आयु, उसकी परिपक्वता, उसकी योग्यता इत्यादि के आधार पर ज्ञान प्रदान करने के लिए इस बात पर चिंतन करता है कि वह शिक्षण की कौन सी वयु रचनाओं का प्रयोग करे ताकि छात्र सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सके। अर्थात यह है कि इसमें जो टेक्निक की बात की जा रही है, इसमें जो स्ट्रेटजी की बात की जा रही है, वो किस प्रकार से प्लान करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जो प्लान करने की बात हुई है, सबसे पहले ये होता है कि हम किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसका एज क्या है, उसमें उसकी परिपक्वता कितनी है, उसमें उसकी योग्यता कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के विभिन्न तरह के बिंदु होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि टीचर उसको चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है कि इसको हम प्रेजेंट किस प्रकार से करें कि उस क्लास के जितने भी एज के बच्चे हैं उस बच्चे को हम उसको पॉइंट को या फिर इस पेपर को, इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझा सकें। इसके बारे में पहले से प्लानिंग करना होता है। क्या समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि सभी प्रशिक्षण संस्थान छात्र अध्यापकों को विभिन्न वयु रचनाओं के विषय में इसलिए ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे कि वह कक्षा में सही वयु रचनाएं इत्यादि का चयन कर सके और शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर सके। अर्थात ये है कि हम जब स्ट्रेटजी की बात की जा रही है ना, तो किस प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जितने भी प्रशिक्षण संस्थाएं होती है उसमें जितने भी छात्र अध्यापक जो आप भी पढ़ रहे हैं, आप सभी क्या है, छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापक। ठीक है, तो आप सभी क्या है, छात्र हैं। तो उन सभी को बताया जाता है कि आप जब क्लास करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आप किस प्रकार से आपको क्लास लेना है जो सही रूप से आप तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। और साथ में शिक्षण कार्य को हम एक सुचारू रूप से, एक सही रूप से किस प्रकार से कर सकें, इन सभी के बारे में जो है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। यही बात कही गई है। शिक्षण युक्तियों का चुनाव में ही, तो शिक्षण युक्तियों के चुनाव में क्या होता है कि हम किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं किसी खास टॉपिक मैटर पर या फिर किसी खास सब्जेक्ट पर। अब बात करते हैं कोई ऐसे टेक्निक की बात की जाती है ना, टीचिंग टेक्निक की बात की जाती है, उसका सिलेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले ही इस बात का निर्णय करना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के किन किन शिक्षण बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण के समय कौन सी शिक्षण युक्तियों
या परिविधियों, उदाहरण तथा सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या कि आप जो पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो टेक्निक है वो क्या है, आप किस प्रकार के मेथड्स का यूज़ करेंगे, किस प्रकार के टीचिंग स्किल का यूज़ करेंगे, किस प्रकार के सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे, किस प्रकार के वहाँ पे एग्जाम्पल देंगे, इन सभी के बारे में वहाँ पे बात होती है कि आप किस प्रकार से सारी चीज़ों को पहले से तैयार कर सकते हैं। वहीं नेक्स्ट बात होती है कि कक्षा में कब प्रश्न पूछना है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो टीचिंग करने के बाद ऐसा होता है कि बार बार क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हैं। सब बार बार जब क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है, अगर कक्षा में आप क्लास ले रहे हैं तो कब क्वेश्चन को करना है, कब उसकी व्याख्या करना है और किस समय कौन सी सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग करना है, ठीक है, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करना है, इसके बारे में भी आपको पहले से तैयार करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शिक्षक को पहले से योजना बना लेना चाहिए कि वह शिक्षण का मूल्यांकन कैसे और किन परिविधियों के माध्यम से करेगा। तो अब बात होती है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का भी पहले से प्लानिंग करना होता है कि हम जो भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे, उसका जो परिविधि है वो क्या है, उसका जो टेक्निक की बात करते हैं वो क्या है, वो कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में पहले से क्या होता है, टीचर प्लानिंग करता है। तो आज हम ये डिस्कस किए है ना, सिर्फ आपका ए, जिसमें कि पूर्व अवस्था में शिक्षण क्रियाएँ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। और सारे टॉपिक, जैसे बी की बात करते हैं तो बी में बहुत सारे जो टॉपिक है, आपका पॉइंट है, सारा पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपका जो सी है, सी पॉइंट को भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आपका पार्ट 2 भी मिलने वाला है। तो वो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।